हुआ है। एक तरफ अमेरिकी था जो कागजी था वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया है। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज उसमें से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ यमन के हमले जारी हैं और यमन से बढ़कर अब ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। तो इसराइल और अमेरिका की हवाइयां उड़ गई हैं कि भाई पहले यमन नहीं संभाला जा रहा था, अब ईरान के हमले शुरू हो गए। ईरान बराह रास्त अब इस जंग में आ गया, तो अब क्या करना है। तो ईरानी हमलों के हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरान इसराइल का जो आखिरी समुद्री रास्ता है जहां से इस वक्त उसकी ट्रेड हो रही है, जो आखिरी रास्ता है उसको भी बंद करने वाला है। तो वो क्या कहानी है, वो किस तरह से होगा, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और गजा में बहुत बड़े हमले नाज़रीन किए गए। गजा में इसराइली बमों के साथ जो उन्होंने गिराए थे जो कि नहीं फट सके, उनके साथ इसराइली टैंकों को उड़ाया गया। फिर स्नाइपर्स जिस तरह से उन्होंने मिशन किए हैं उसकी तफसीलात आ चुकी हैं। और बहुत ही अनबिलीवेबल मिशन जो है वो स्नाइपर्स ने किया और घात लगाकर बहुत सारी जीप्स और उनके काफिले को हमले का निशाना बनाया गया। ये बहुत ही हैरान कुन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान अब बजाते खुद जंग में शामिल हो गया है। बार बार ईरान ये कह रहा था कि जंग को यहीं रोक दो, वरना एक ऐसे हमले शुरू होंगे, एक ऐसी तबाही आएगी, एक ऐसी जंग शुरू होगी जो किसी के इख्तियार में नहीं होगी और फिर हर तरफ तबाही तबाही आपको नजर आएगी। फिर ये इतनी बड़ी रीजनल वॉर छिड़ेगी जिसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो अमेरिका और इसराइल ने वो जंग नहीं रोकी और आज उनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आज वहां की इकॉनमी तबाह बर्बाद होकर रह गई है और आज उनके एक एक जहाज को समंदर में ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले यमन हमले कर रहा था, लेकिन आज पहली बार ईरान ने बजाते खुद हमला किया है। नाज़रीन, जो इंडियन कोस्ट के साथ 200 माइल के फासले पर जो हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि वो ईरान ने हमला किया, वो यमन का हमला नहीं है, ईरान ने हमला किया है। देन ये जेरूसलम पोस्ट खुद कह रहा है कि एक जो ऑयल टैंकर है उसको निशाना बनाया गया है। और फिर इसके अलावा एक और जहाज है इसराइल का जिसको खुद इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसको निशाना बनाया गया। तो ये 3 इन टोटल जहाज हैं जिनको निशाना बनाया गया। अब देखें कि ईरान को ये जरूरत क्यों पड़ी, यानी वो इसराइल का रास्ता भी बंद करवा चुका है, इसराइल का कोई जहाज रेड सी से नहीं गुजर रहा, ठीक है। तो फिर अब ईरान को बजाते खुद इसमें आने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो इस तरह से है कि यमन का जो जोर है वो तो सिर्फ रेड सी तक है, वो तो बाबल मंदब और गल्फ ऑफ एडन तक है, उससे बाहर तो नहीं है ना। तो अब देखिए जो इसराइली जहाज हैं वो बाकी अरेबियन सी से होते हुए ये अफ्रीका से घूमते हुए ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो इसराइली जहाज गुजर रहे हैं उनको यमन निशाना नहीं बना पा रहा, ठीक है। रेड सी तो उसने बंद कर दिया है, तो अब ये जो बाकी गुजर रहे हैं इनका भी बंदोबस्त कर लिया गया, ठीक है ना। यही बात वो बार बार कह रहे थे कि हम स्टेप बाय स्टेप ये जंग फिर अगले फेज में दाखिल होती जाएगी और आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब वही काम जो है वो शुरू हो गया है। अब जनाब ये अरेबियन सी में जहां जहां इसराइली जहाज उनको नजर आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप आज की टाइमिंग चेक करें, आज हुआ क्या है। आज ऐसा लग रहा है कि हम अगले फेज में जंग अगले फेज में दाखिल हो गई है। ईरान ने नया हुक्म जो है सादर कर दिया, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि इस जंग को लीड ईरान कर रहा है, तो उसको पता है कि कब कहां पर कौन सा हमला करवाना है, कौन सी स्ट्रेटजी चलनी है, कौन सा पहलवान कब उतारना है। तो आज उसने इराक को कहा कि मेडिटेरेनियन सी में इनके ऑयल और गैस फील्ड को उड़ा दो, ठीक है। देन उसने खुद क्या किया कि इसराइली जहाजों को उड़ा दिया। तो मकसद यह है, ईरान के खुद आने की मजबूरी यह है कि अब यमन तो वहां तक महदूद है और उसने बड़ी कामयाबी के साथ वो चीजें चलाई हैं, लेकिन ये जो बाकी जहाज गुजर रहे हैं अब इनको भी नहीं गुजरने देना है, ठीक है ना। तो इसलिए आज ईरान खुद सामने आ गया है और ये पूरी तरह से जंग का पांसा पलट देगा। क्योंकि आप देखें ना कि अमेरिकी था वहां पर जो है पाश हो गया, वो बनने से पहले बिखर गया। तो अब ये तो इसराइल की बिल्कुल मौत के मुतरादिफ है। इसराइल चलेगा किस तरह। ओ भाई, जब इतने ज्यादा फलस्तीन के थादी आ गए और ईरान खुद आ गया और ढूंढ ढूंढ कर, यानी ये ऐसा नहीं है कि इसराइली जहाज जो है वो उनके कोस्टल लाइन के साथ से गुजर रहे हैं, वो तो मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में है, वो कोई ईरानी पानियों में भी नहीं है। तो ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब ये इस जंग का बहुत ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट हो गई है। इसमें आप एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि कल ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आई थी कि हमारे पास और भी रास्ते हैं इसराइली एग्रेशन को रोकने के लिए। मिसाल के तौर पे ईरानी कमांडर का बयान देखिए, इफ ज़ायनिस्ट एंड वाशिंगटन क्राइम्स कंटिन्यू दे मस्ट वेट फॉर द क्लोजर ऑफ मोर मोटरवेज, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एक तो ये बंद हो गया ना रेड सी वाला, इनको अब हम बाकी भी बंद करेंगे। अगर ये जंग इसी तरह से करते हैं, अगर ये बमबारी जारी रखते हैं, ये नहीं रोक रहे हैं, तो फिर दे मस्ट वेट फॉर द क्लोजर ऑफ मोर मोटरवेज, जो मजीद इनके रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। तो ऐसा लगता है कि ईरान के जहन में ये पूरी जंग है कि उसको पता है कि कौन सा स्टेप कहां पर लेना है, जब जंग आगे मरहले में बढ़ेगी तो कहां पर कौन सा अमल उठाना है। अब इसमें अगला जो अमल उठाया गया है वो जरा देखिए, और जो आखिरी समुद्री रास्ता है उसको किस तरह से बंद किया जा रहा है। बहुत ही ये गैर मामूली चीज होने वाली है। ये आप देखिए, आज ईरान ने ये स्टेटमेंट जारी किया जो कि बहुत ही अहमियत की अमल है। ईरान ने कहा, अदर कंट्रीज को कहा है कि ऑयल और गुड्स जो है वो इसराइल की बंद करो, ठीक है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है
کہ ایران پہلے یہ کہتا ہے باقی اسلامک کنٹریز کو، اور جب وہ نہیں کرتے ہیں تو دین وہ کام خود کرتا ہے. مثال کے طور پہ OIC میں چلے جائیں. OIC جو کہ ریاض میں ہوئی تھی، جس میں ایران نے کہا تھا کہ آئل جو ہے وہ اسرائیل کا بند ہونا چاہیے، ایئر اسپیس اسرائیل کی بند ہونی چاہیے، اور اس کو کسی نے نہیں مانا. ٹھیک ہے نا، عرب کنٹریز نے اور باقیوں نے اس کو نہیں مانا. جو آئل دے سکتے تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. سو ایران نے خود کیا کیا کہ ان کی آدھی جو آئل کی سپلائی ہے ریڈ سی سے وہ کاٹ دی. ٹھیک ہے، تو اس نے پہلے کہا نہیں مانے، خود کیا، اب دوبارہ وہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں نا، اتنے دن گزرنے کے بعد اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے. اب دوبارہ بھی اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی، جس کے کافی چانسز ہے کہ وہ نہیں مانی جائے گی، تو اگلا لائے عمل کون سا ہے؟ ایک اور راستہ جو کہ آخری سمندری راستہ ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے، وہ ہے جبرالٹر. یہ جبرالٹر ناظرین ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو تھوڑی سی سانسیں لے رہا ہے نا اسرائیل، یہ بالکل اس کی سانسیں بند کر دے گا یہ والا حملہ جو ایران کرنے جا رہا ہے. میں آپ کو نقشوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بڑی دلچسپ یہ کہانی ہے. یہ ناظرین آپ دیکھیے کہ ریڈ سی سے تو اسرائیلی جہاز نہیں گزر رہے، تو کہاں سے گزر رہے ہیں؟ یہ یہاں سے گھوم کے افریقہ سے جاتے ہیں، اور اوپر اسپین کے ساتھ، اسپین اور موروکو کے درمیان ایک راستہ ہے چھوٹا سا، بالکل جیسے باب المندب ہے نا چھوٹا سا، یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اسی طرح کا ایک چھوٹا سا علاقہ موروکو اور اسپین کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، اس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر اس علاقے کو کہا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا سمندری راستہ ہے. اب یہ اسرائیل کے لیے آخری سمندری راستہ ہے، یعنی ریڈ سی چلے بند ہو گئی، اس کو گھوم کر وہ جو سارا اکنامک نقصان ہے وہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں، یہ گھوم کر اسپین سے ہو کر یہ حائفہ تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، راستہ تو موجود ہے نا. اب اگلی کہانی کیا؟ اب اگلی کہانی یہ ہے کہ اب اس جبرالٹر کو بند کیا جا رہا ہے. جی ہاں، اب یعنی اگر آپ دیکھیں تو اگر جبرالٹر کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر والی جو آدھی دنیا ہے، یعنی ادھر والی یورپ کو چھوڑ کے باقی جو ساری دنیا ہے، اس سے اسرائیل مکمل طور پر کٹ جائے گا. اور خاص طور پر جو اس کی آئل کی سپلائی ہے وہ بالکل بند ہو جائے گی، کیونکہ آئل یورپ سے تو نہیں آ رہا، آئل تو ایشیا سے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، تو اس کا آئل تو بند ہو جائے گا. تو ایران نے کہا کہ آئل بند کرو، وہ نہیں کریں گے تو یہ خود بند کرے گا. اب آپ کہیں گے کہ کہاں ایران اور کہاں جبرالٹر، وہاں یورپ کے ساتھ، تو اس کو بند کیسے کریں گے؟ تو ایران کے پاس نا ہر چیز کی پھکی اس کے پاس ہے، ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے. اور میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ یار ایران نے پچھلے سالوں میں یہ کتنی بڑی تیاری کی ہے، اور اس نے ہر ایک پوائنٹ پر اپنی تیاری کر رکھی تھی کہ یہ جنگ کو ہم نے لے کر کس طرح چلنا ہے. اب سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے. اب موروکو ہے، موروکو تو بند نہیں کرے گا. یہ جب OIC میں بات ہوئی تھی تو موروکو نے بھی کہا تھا کہ ہم آئل بند نہیں کریں گے. تو موروکو کو ایران کس طرح سے مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن موروکو کے ساتھ آپ دیکھیے، موروکو کے ساتھ ہے الجیریا. ٹھیک ہے، الجیریا میں ایرانی فورسز موجود ہیں، اسی طرح کی فورسز جیسے ان کی پروکسیز ہیں حزب اللہ یہاں پر یمن، عراق اور شام، جس طرح کی پروکسیز یہاں پر ہیں، سیم ایسی ہی پروکسیز جو ہیں وہ الجیریا میں موجود ہیں. اور الجیریا کا بھی اسی طرح سے وہاں پر مسائل چل رہے ہیں، سول وار ٹائپ صورتحال ہے. آج ہی وہاں سے فرانس نے اپنی فورسز وڈرا کی ہیں. تو باقی افریقہ جیسا حال الجیریا میں بھی ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہاں پر ایران نے اپنی جو پروکسیز ہیں ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو الجیریا میں ایرانی فورسز موجود ہیں. تو اب اگلا جو سٹیپ آنے والا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ آئل بند کرو، اور جب نہیں ہوگا اور یہ جنگ آگے چلے گی 5-7 دن، تو اس کے بعد ایران کیا کرنے والا ہے؟ یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر کو بند کرنے والا ہے. تو جب اس کو الجیریا میں اپنی فورسز کے ذریعے بند کیا جائے گا، دین کوئی راستہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے، کوئی راستہ نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے گا. اسرائیل میں کہتا ہوں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، ایک دن بھی. کیونکہ چلے ریڈ سی کے یہ اس کے پاس راستہ تو ہے نا، ریڈ سی کے بغیر مہنگا سستا وہ چھوڑ دے، راستہ تو ہے. او بھائی جب اس کو بند کر دیں تو آپ نقشے پہ دیکھ لیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا سے کنیکٹ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر جو ملیشیا نے ادھر اقدام اٹھا رکھا ہے اسٹریٹ آف ملاکا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے الگ سے بند کر رکھا ہے. تو پھر یہ عربین سی اور انڈین اوشن میں گھومتا رہے گا، کسی پورٹ پر نہیں پہنچ سکے گا، دنیا سے کنیکٹ نہیں کر سکے گا. اور جو آئل کی سپلائی ہے جو کہ ایشیا اور مڈل ایسٹ سے جا رہی ہے، وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی راستہ اسرائیل کے پاس نہیں ہوگا. اور پھر یہ جبرالٹر کو بند کیا جائے گا، اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلی بندرگاہوں کو اڑا دے گی. ٹھیک ہے، جو بندرگاہیں بچی ہوئی ہیں ان کو اڑا دے گی. یہ آپ کا نیکسٹ فیز آف وار ہے جو کہ 7 دنوں میں امپلیمنٹ کیا جائے گا. اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے، اسرائیل اپنی بمباری بند نہیں کرتا، تو یہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اگلے 7 دنوں میں آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن شروع آئے گی. اور آج پہلا مظاہرہ ایران نے خود کیا ہے کہ اس نے ان جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. دین جو میڈیٹرینین سی میں ان کے گیس فیلڈ ہے، آئل فیلڈ ہے، ان کو وہاں پر نشانہ بنایا ہے. اور یہ جو آخری سمندری راستہ ہے اب اس کو بند کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے. یہ آپ 2-4 دن کا الٹیمیٹم سمجھ لیں. تو وہاں پر اگر یہ ایران کی بات نہیں مانی جاتی اور بمباری بند نہیں کی جاتی، دین پھر اسرائیل کے ساتھ یہ ہونے والی ہے. اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کس طرح سے قائم رہے گا. آپ کو اگر لگتا ہے آپ کو کوئی راستہ سمجھ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. تو اس طرح اگر آپ ایران کی یہ پوری حکمت عملی سمجھے تو آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ایران کے پاس ایک کلیئر روڈ میپ ہے، اس کے پاس سارا ویژن ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جنگ کب کہاں سے کیسے ایسکلیٹ کرنی ہے.
कब जो इसराइल की दुखती रग है उसको दबाना है, कब उसकी शाहरग को करना है, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट है कि जिसको हम हिट करेंगे तो इसराइल की ये दीवार, ये इमारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली जाएगी। तो इस तरह ईरान, अब देखें ना कि तारीख में पहली बार हो रहा है कि इसराइल और अमेरिका के पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई क्लियर जो है वो चीजें नहीं है कि हमने करना क्या। जैसे उन्होंने इत्तेहाद बनाया और आज तक पता ही नहीं है कि वो इत्तेहाद करेगा क्या और उस इत्तेहाद में होगा क्या, और इससे पहले कि वो टाइमलाइन देते वो इत्तेहाद पहले टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो इस साइड पर यानी फलस्तीन के इत्तेहादियों की तरफ हमें एक क्लैरिटी नजर आती है, जबकि इसराइल और उसके इत्तेहादी जो हैं वो क्लूलेस हो चुके हैं। अब जरा आपको गजा वॉर के हवाले से अपडेट करते हैं। वहां पर नाज़रीन बहुत ही गैर मामूली ऑपरेशन किए गए हैं, बहुत ही अनबिलीवेबल ऑपरेशन किए गए हैं, और वीडियोस देखकर भी बंदे को यकीन नहीं आता कि यार ये अच्छा ये भी हो सकता है। इस तरह की चीजें तो फिल्मों में होती हैं, तो ये यहां पर किस तरह से हो रहा है, यानी कमाल के ऑपरेशन नाज़रीन किए गए हैं। पहला जो ऑपरेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये स्नाइपर्स का ऑपरेशन है। बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन सिर्फ एक स्नाइपर ने किया है, ठीक है, एक स्नाइपर ने किया है और उसकी पूरी वीडियो आ चुकी है, इसलिए क्लैरिफाई करने की या कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन हुआ क्या है कि एक स्नाइपर ने 3 इजरायली सोल्जर्स को मारा है, जिसमें से 2 स्नाइपर हैं, और वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए हैं, और तीनों को, यानी ये कोई आप समझ लें कि 10-15 सेकंड या 20 सेकंड होंगे टोटल जिसमें इन तीनों को मार दिया गया। तो ये बहुत ही गैर मामूली हमला था और बड़ी जबरदस्त जंगी हिकमत अमली के साथ इसको किया गया है। अच्छा, अगला नाज़रीन जो हमला है वो और भी बड़ा दिलचस्प है, वो है 5 मरकेबा टैंक्स को तबाह करना। लेकिन ये मरकेबा टैंक्स तबाह किस तरह से किए गए ये सबसे दिलचस्प चीज है, और वो नाज़रीन इस तरह से हुए हैं कि इसराइल ने जो बम गिराए थे जो कि एक्सप्लोड नहीं हो सके थे, यानी उसने बम गिराया और वो एक्सप्लोड नहीं हुए, तो उन बमों के जरिए ये इसराइली टैंक्स उड़ाए गए हैं। इनका जो वजन था वो 2 टन था, ये जो इसराइल ने बम गिराए थे। अब इन बमों का इस्तेमाल करते हुए मज़ामती तहरीक ने 5 मरकेबा टैंक्स, एक की कीमत जो है वो $3 मिलियन है, तो $15 मिलियन आप अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान है, और उन्हीं के बमों के साथ। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली हमला है। इसके अलावा नाज़रीन अगला हमला भी बड़ा दिलचस्प है और बड़ा जबरदस्त ये हमला किया गया है। उसमें नाज़रीन घात लगाया गया है। मज़ामती तहरीक जो है वो अपने घात लगाने में माहिर समझी जाती है, और यहां पर जो उसने घात लगाया वो भी बहुत ही बाकमाल है। नाज़रीन 5 जो कमांडो जीप हैं उनको ट्रैप किया गया है, टाइट एम्बुश लगाया गया और उसमें उनको ट्रैप किया गया। देन फिर क्या हुआ कि उन पर एंटी पर्सोनल और एंटी आर्मर डिवाइसेस के साथ वहां पर एक्सप्लोजन किया गया। देन फिर क्या हुआ कि वहां पर जितने भी इसराइली थे उन जीपों में वो सारे के सारे हलाक हो गए। फिर क्या हुआ, फिर वहां पर एक टैंक आता है, यानी वो सारी 4 जीपों को घेरा, वहां पर डिवाइसेस से उनको तबाह किया और सारे इसराइली मार गए। अब धमाका हुआ तो साथ जो कहीं पर टैंक फिर रहा था वो उस धमाके की तरफ आ गया। अच्छा, वो जो ही उस मौके पर पहुंचता है तो उसको यासीन शेल के साथ तबाह किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी ये घात जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक हलाकतें खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब क्या होता है कि जब इतने बड़े धमाके एक एरिया में होते हैं तो पता तो चल जाता है इसराइली फौज को, तो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है। इसराइल की जो मिलिट्री रेस्क्यू टीम है वो वहां पर पहुंचती है और उसको राजूम मिसाइल के साथ अटैक किया जाता है। तो यहां पर अगर आप हिसाब लगाएं तो 40 से 50 इसराइली फौजी सिर्फ एक हमले में हलाक हुए हैं, और उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैंक और जीप्स जो हैं वो भी वहां पर तबाह कर दी गई हैं। तो ये ताजा तरीन घात लगाएगा और बहुत ही गैर मामूली है, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। जब आपके साथ फिजाइया कनेक्टेड है तो आपके पास ड्रोन जो है वो हर वक्त सर्विलेंस कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा घात लगाना ये बहुत ही गैर मामूली चीज है। और देखें, ऐसा तो नहीं है कि वो घात में फंस गए और वो निहत्ते हैं, मतलब इसराइली फौज के पास दुनिया का जदीद तरीन नस्ल है, वो ऐसा तो नहीं है कि घात में फंस गए और आपने उनको मार दिया, वो भी तो जवाबी फायर करते हैं। तो इसके बावजूद उनको हलाक करना ये बहुत ही गैर मामूली चीज है। इसके अलावा जनाब गुरिल्ला एक्शन के साथ बहुत ज्यादा हलाकतें की गई हैं और बड़े जबरदस्त हमले किए गए। इसमें जनाब क्या हुआ है कि वी यूज्ड गुरिल्ला एक्शन कैनिस्टर्स एंड एंटी पर्सोनल एंड एंटी फोर्टिफिकेशन टीबीजी शेल्स, वी किल्ड एंड वाउंडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ज़ायनिस्ट सोल्जर्स इन द जबालिया अल बलाद एंड क्लैशेस कंटिन्यू। अब वो कह रहे हैं कि हमने लार्ज नंबर ऑफ जो इसराइली सोल्जर्स हैं उनको हलाक किया है और जो क्लैशेस है वो कंटिन्यू हैं। तो यहां पर ये जो 3-4 बड़े हमले हुए हैं उसमें आप अंदाजा लगाइए कि 100 के करीब हलाक तो सिर्फ यहां पर बन रही है। ये कितनी गैर मामूली चीज है कि सिर्फ 4 हमलों की तफसीलात में आपके सामने रखी और उसमें इतनी ज्यादा तादाद बन रही है। तो रोजाना जब जगह जगह पर मज़ामती तहरीक इन पर हमले कर रही है और उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो ऑन एवरेज रोजाना इनकी जो हलाकतें हैं वो 100 को क्रॉस कर रही हैं। अब नाज़रीन आखिर में आपको इकॉनमी की सूरत हाल रखते हैं। हर तरफ तबाही तबाही है, ईरान, यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, सब इनकी तबाही के पीछे हैं और ये इमारत अब हमें क्रैश करती हुई ज़मीन बोस होती नजर आ रही है। अब आखिर में जो इकॉनमी की इनकी तबाही हो रही है नाज़रीन, यकीन मानिए इस वक्त
وقت اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اسرائیل بہت زیادہ تباہی کی طرف جا چکا ہے اور اس کی اکانومی آپ دیکھیں گے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کتنے سال پیچھے جا چکی ہوگی. ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک جتنی جنگ ہو چکی ہے اسرائیل کی اکانومی جو ہے وہ 20 سال پیچھے جا چکی ہے. اتنا اس کو نقصان ہوا ہے. صرف یہی جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا نقصان ہو رہا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کے سر پر ہی اسرائیل کھڑا ہوا ہے, تو صرف جو ان کا نقصان ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. تو اسرائیل آپ دیکھیں نا کہ اس کو تمام بارڈرز پر لڑنا پڑ رہا ہے, اس کو غزہ میں جو لاکھوں اس کے فوجی ہیں ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے, روزانہ جو حزب اللہ وہاں سے حملے کر رہی ہے وہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایویکویٹ انہوں نے کیے ہیں, یعنی غزہ کے ساتھ ساتھ جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر جو اسرائیلی شہریوں کو ایویکویٹ کیا ہے ان کو یہ $6,000 پر منتھ دیتے ہیں. اب وہ ہزاروں اسرائیلی شہری بنتے ہیں تو ان کو گھروں سے مطلب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا وہاں پر, تو ریاست جو ہے وہ ہر ایک شہری کو $6,000 پر منتھ پے کرتی ہے. تو اس حساب سے اتنا زیادہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. 3 لاکھ جو ہے وہ لبنان کے بارڈر سے ایویکویٹ ہوئے ہیں, ان کو ہر منتھ $6,000 دینا پڑ رہا ہے. تو وہ حساب لگا لیجئے. پھر کاروبار ٹھپ ہے, صنعت تباہ ہو گئی ہے, ہزاروں کمپنیاں وہاں پر بند ہو گئی ہیں, اور مطلب ہر طرح کے مثال کے طور پہ وال اسٹریٹ جرنل کا آپ دیکھیے کہ اسرائیل اکانومی از شرنکنگ, سکڑ رہی ہے اسرائیل کی اکانومی, کیونکہ تباہی اتنی ہے نا. آپ دیکھیں یہ کوئی جنگ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے تو اسرائیل نے اتنی لمبی جنگ لڑی نہیں ہے, اس نے تو 5-7 دنوں کی عربوں کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو 80 دن ہو گئے, اور 80 دن بغیر